हाँ प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का सबसे पहला वीडियो आ रहा है फिजिक्स का, और जिसमें हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। और उसमें बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में होते तो वैसे मैथमेटिकल टूल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है आपका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। पहला डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। वैसे फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स a branch of science a branch of science which deals with the deals with the study of natural phenomena. फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करता है और एंड ओबेज इट्स लॉ। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ घटनाएं हो जाती हैं, वो घटना कैसे हुई, क्या हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और वो घटना, कोई भी घटना जो होती है वो कोई भी फिनोमेना जो होती है वो पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करती है, तो दैट इज नोन एज द फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स डील्स विद, तो यहां तो कंडीशन होगी फिजिक्स थ्रस्ट, इसको हम ट्रस्ट भी कह सकते हैं। पहली कंडीशन में वो बात करता है यूनिफिकेशन, पहले तो रिडक्शन की बात करता है, फिर करता है वो यूनिफिकेशन की बात करता है। पहले रिडक्शन की, फिर यूनिफिकेशन की बात करता है। रिडक्शन का मतलब होता है बहुत बड़े चीज को तोड़ना। रिडक्शन का मतलब क्या है कि बहुत बड़े चीज को तोड़ना, फिर उसके बेस पे जो सिमिलर हैं उनको एक साथ स्टडी करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ में रख देना, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। जस्ट लाइक दैट। पहली कंडीशन आपकी क्या हो सकती है? पहले जैसे हम इसमें बोलते हैं कि आपका मॉडर्न फिजिक्स चल रही है, ऑप्टिक्स चल रही है, सॉलिड मैकेनिक्स चल रही है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब एक एक पर्टिकुलर चीज में उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो रिडक्शन है इसको बेस करता है वो आपके पास डिफरेंशिएशन से। किससे बात करता है? डिफरेंशिएशन से। और इसको बात करता है, यूनिफिकेशन की जो बात करता है उसको बात करता है इंटीग्रेशन की। बस यही सबसे मेन है, इस पे फिजिक्स ही जो करता है वो आपको बिलीव करता है। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन की कंडीशन क्या है। अच्छा, डिफरेंशिएशन होता क्या है इसमें देखें। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा पार्ट लूं, ये यहां से जब हमारे पास टाइम था, यहां पे टाइम इक्वल्स टू जीरो था, टी इक्वल्स टू जीरो था, उस समय सपोज दैट इसकी डिस्टेंस भी जीरो थी। डिस्टेंस भी कितनी थी? जीरो। टाइम जीरो था तो डिस्टेंस भी जीरो था, तो इसका मतलब वो यहाँ पे था। अगर टी इक्वल्स टू आपने 1 सेकेंड ले लिया तो इसकी डिस्टेंस सपोज दैट द 2 मीटर हो गई। कितने हो गई? 2 मीटर। तो यानी 1 सेकेंड पे यहाँ पे कितना था? 2 मीटर पे आ गया। अब फिर इसके जब टाइम इक्वल्स टू आपके पास 2 सेकेंड हो गई तो इसके जो डिस्टेंस थी वो आपकी 4 मीटर हो गई। डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 मीटर। ये अब जो आपका इसका जो डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है, पहले 0 पे था, फिर 2 पे था, फिर 4 पे था, इसमें जो डिफरेंसेस आया वो किसकी वजह से आया, किसके रिस्पेक्ट में आया? जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे डिस्टेंस में क्या हो गया, चेंजिंग आता चला गया। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज हुआ, यही है डिफरेंशिएशन। और टोटल कितना डिस्टेंस चला, जैसे सपोज दैट अब मैंने ये कह दिया कि भैया जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू 2 पर टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो अब ये एक एक को बात नहीं करेगा, पूरे को बात करेगा, पूरे में, पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस गया, तो दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। इसमें एक छोटा सा वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम इज अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब हो गया टाइम इज
approaches to zero. Time is approaches to zero, but not zero. But not zero. इसका मतलब क्या हो? टाइम अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट जीरो, इसका मतलब जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल के लिए, आपकी क्लास सुबह चलो 8 बजे से स्टार्ट होती है स्कूल में। टाइमिंग कितना है? 8 बजे का है। स्कूल का जो टाइमिंग था वो कितना है? 8 बजे का। अब आप सर जो आए आपको जो पढ़ाने के लिए, जो भी टीचर आया, वो सपोज दैट 8:02 में आया। 8:02 में आया, मतलब कोई भी टीचर आपको पढ़ाने के लिए 8:02 में आए क्लास में, तो आप क्या मान के चलोगे? कितने बजे? 8 बजे। 2 मिनट का गैप पूरे पीरियड के केसेस में बहुत कम है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 मिनट। अगर सपोज दैट कि सर 8 बजे क्लास में आ गए, कोई लड़का बाहर है, कहीं भी बाहर गया, हो सकता है वॉशरूम गया, कहीं भी गया हो, तो वो 8 बजकर अगर वो 2 मिनट में अंदर आ रहे हैं तो उसको परमिशन मिल जाएगी। टीचर कुछ नहीं कहेंगे, सर कुछ नहीं कहेंगे, चलो भैया ठीक आ जाओ। क्यों? टाइम इज वेरी क्लोज टू दिस वन, बहुत क्लोज में। यही कंडीशन अगर वही बच्चा 8:10 में आता है तो उसको डांट पड़ जाएगी, भैया अभी तक कहाँ थे। क्यों? अब टाइम का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ इन दोनों में गैप बहुत कम था, तो दैट इज नोन एज द टाइम अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट जीरो। टाइम की जो लिमिट है वो आपकी जीरो की तरफ जा रही है, लेकिन एक्चुअल में जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी स्पीड क्या है, उसके पोर्शन क्या है, तो दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस। अब देखिए, आपने डिस्टेंस का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में आपने किया? डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस with respect to time, difference in time, difference of time। यही वो क्वेश्चन है। कौन इसका डिफरेंसेस क्या है, वही क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हो गया, तो इसको हम लोग बाद में स्पीड का नाम देते हैं। किसका? स्पीड का। स्पीड इक्वल्स टू, अगर ये x2 माइनस ऑफ x1 है और ये t2 माइनस ऑफ t1 है, ये तो हो गया एवरेज। ये तो किसका हो गया? एवरेज। इसी को अगर मैं क्या कर दूं, इसका मतलब हो गया डेल्टा x अपॉन ऑफ डेल्टा t। क्या हो गया? डेल्टा x अपॉन ऑफ डेल्टा t। अब यहां पर अगर मैं इसको लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये बचेगा डेल्टा x अपॉन ऑफ डेल्टा t, और ये जाके तब जाके आपका ये पूरा क्या हो जाता है? dx अपॉन ऑफ dt। जब d हो जाता है तो बहुत छोटा डिफरेंस होता है, और जब डेल्टा होता है इसको बोलते हैं डेल्टा, इसका मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। और जब एक इससे भी छोटा होता है उसको डेल बोलते हैं, वो तो खैर अभी नहीं है। तो आपको ये यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? स्पीड और वेलोसिटी। अब इसके केस में दोनों स्पीड और वेलोसिटी को सेम लेते हैं, जबकि है दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एक में डायरेक्शन है, एक में डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे बाय मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका? dx अपॉन ऑफ dt। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। इसीलिए हम कोई भी चीज को डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में फॉलो करते हैं। होप दैट इतना समझ में आया होगा। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंडीशन है। इसमें हमने क्या किया, अगर अब नाउ कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। d अपॉन ऑफ dx with constant term equals to 0। differentiation of dx, differentiation of constant term with respect to the x is 0। दूसरा हो गया d अपॉन ऑफ dx अपॉन ऑफ dx equals to 1। differentiation of x with respect to x is equals to 1। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ गया dx स्क्वायर अपॉन ऑफ dx इक्वल्स टू 2x। ये 2 बाहर आ गया, प्रूविंग पे अभी ध्यान मत दो, ये 2 बाहर आ गया और इसके पावर में 1 कम हो गया। अब ये कैसे? इसके बेसिस पे dx अपॉन ऑफ dxn इक्वल्स टू nxn माइनस ऑफ 1। ये होता है nxn माइनस ऑफ 1।
डी रेस्ट पावर डी एक्स अपॉन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स रेस्ट पावर ऑफ एन। ये हो गया, ये एन एक्स रेस्ट पावर ऑफ एन, ये इसका फॉर्मूला है। अब डी अपॉन ऑफ डी एक्स सी एक्स रेस्ट पावर ऑफ एन इक्वल्स टू सी बाहर आ जाएगा, फिर डी अपॉन ऑफ डी एक्स एक्स रेस्ट पावर एन बचा, तो बचेगा सी एक्स एन सॉरी सी एन एक्स रेस्ट पावर ऑफ एन माइनस ऑफ वन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद है डी अपॉन ऑफ डी एक्स यू प्लस माइनस ऑफ वी, डी अपॉन ऑफ डी एक्स यू प्लस माइनस ऑफ वी का मतलब क्या हो गया, इसमें दो अलग अलग टर्म्स अभी बताऊंगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, u प्लस माइनस और d अपॉन ऑफ डी एक्स इंटू ऑफ v, प्लस के बदले में प्लस, प्लस माइनस के बदले में माइनस। इसका एग्जांपल क्या हो गया, अगर मुझे d अपॉन ऑफ डी एक्स और 3x स्क्वायर प्लस और 4x कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, d अपॉन ऑफ डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस ऑफ d अपॉन ऑफ डी एक्स, ये कितना हो गया 4x, ये क्वेश्चन इस पे आ जाएगा, तो ये इसके बेसिस पे है। और ऐसे ही d अपॉन ऑफ डी एक्स यू वी, तो इसमें सिंपल सा रूल है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद इसी के बेसिस पे d अपॉन ऑफ डी एक्स यू अपॉन ऑफ v, इसका फॉर्मूला जो था वो आपके पास था न्यूमरेटर फंक्शन du अपॉन ऑफ डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस माइनस u और dv अपॉन ऑफ डी एक्स अपॉन ऑफ वी स्क्वायर, ये भी इसी की कंडीशन है। आपके पास डिनोमिनेटर फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन अपॉन ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसके बाद ये फॉर्मूला तो इसके लिए आ गया, तो d अपॉन ऑफ डी एक्स, यहाँ पे कुछ और फंक्शन होते हैं, log x का मतलब होता है 1 अपॉन ऑफ x, d अपॉन ऑफ डी एक्स इसका फॉर्मूला होता है ax इक्वल्स टू, ये बचेगा ax, d अपॉन ऑफ डी एक्स ई एक्स का मतलब होता है ex, ये फंक्शन है। बाद में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हमें कंडीशन क्लियर होती चली जाएगी। इसके बाद जो आपकी जो नई कंडीशन आ रही है वो d अपॉन ऑफ डी एक्स साइन एक्स का होता है cos x, फिर d अपॉन ऑफ डी एक्स cos x का होता है माइनस साइन x, फिर d अपॉन ऑफ डी एक्स टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर ऑफ x, फिर d अपॉन ऑफ डी एक्स sec x इक्वल टू ये होता है sec x टेन एक्स, फिर d अपॉन ऑफ डी एक्स cot x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x, और d अपॉन ऑफ डी एक्स ये है आपके पास cosec x इक्वल्स टू माइनस ऑफ cot x cosec x, ये कंडीशन आ गई माइनस cot x और cosec x। इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास चेन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें आप पहले अगर सपोज दैट d अपॉन ऑफ डी एक्स है, आपका यहाँ पर कोई और फंक्शन चाहिए d अपॉन ऑफ डी यू इंटू डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब आप देखिए मैंने यहाँ क्या किया, मुझे u चाहिए था, दोनों साइड u से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और dx को अपनी जगह पे रखा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड ज्योमेट्री में उसने यही कहा था कि इसका जो फंक्शन था वो आपका दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर फिर आपको इसमें और कुछ चाहिए, d अपॉन ऑफ डी यू डी अपॉन ऑफ डी वी इंटू डी वी अपॉन ऑफ डी यू, फिर इंटू डी यू अपॉन ऑफ डी एक्स, जो भी आपको चाहिए तो उतना आप लंबा कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम चेन रूल रखा गया है। ठीक है, मैं इस चेन रूल के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, जितने भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर पावर होंगे तो सब में चेन रूल लगा दो, ओपन करके भी कर सकते हो, लेकिन चेन रूल लगाओ तो आपके पास ज्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा, ज्यादा बेनिफिटेड पड़ेगा। अब ये कैसे, यहाँ पे देखें इसकी कंडीशन में क्या हो गई, डी अपॉन ऑफ डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर क्यूब है। ये इसका डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब ये पूरा
यहाँ ब्रैकेट आ गया, ये पूरा और ये दोनों सेम होगा। तो मैंने इसमें क्या किया, इक्वल्स टू डी अपॉन ऑफ डी साइन ए एक्स स्क्वायर, साइन ए एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया साइन ए एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। एक तो ये हो गया भाई, ये कहां से आया, इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डी साइन ए एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो साइन के पीछे ये पूरा है, ये इसको हमने यहाँ पे डी ए एक्स स्क्वायर लिखा, फिर ये कहां से आया, इंटू डी ए एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ डी एक्स। देखो फिर मैं अपने इनिशियल पे आ गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये और ये बाकी बच गए। ये है चेन रूल। इसमें देखिए आप डी अपॉन ऑफ डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या था, अभी मैंने लिखवाया था कॉस एक्स, नहीं ये इसमें तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, डी एक्स एन इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस ऑफ वन, ये वाला फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे एन के बदले में 3 है, 3 और एक्स के बदले में है साइन ए एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 1 इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस नहीं कॉस ए एक्स स्क्वायर, फिर इसमें ए बाहर आ गया तो डी एक्स स्क्वायर क्या बचा, डी एक्स स्क्वायर अपन अब डी एक्स बचा। अब यहाँ पे देखिए 3 साइन ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू 2x बचा, फिर यहाँ पे फिर ये वाला रूल लगा 2 माइनस ऑफ 1। अब टोटल आंसर कितना आ गया हमारे पास, इसको हम पहले लिखें 2ax, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, फिर इंटू कॉस ए एक्स स्क्वायर इंटू 3, चलो 3 साइन ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। इस 3 को भी आगे लेके आओ तो 6ax इंटू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। कल वीडियो में बने रहिएगा, कल मैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एनसीईआरटी के सारे नोट्स, सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन आपके वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, थोड़ा आप सपोर्ट करिएगा। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।